इंडियन पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखने की जरूरत मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को है। क्योंकि भारत में ये नोशन है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है ये अपने आप आ जाता है। ये बच्चे तो अपने आप पल जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन एक माँ और एक बाप भी पैदा होते हैं, इसीलिए उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आज हम उन पेरेंटिंग मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कई जनरेशन से काफी कॉमनली रिपीट होती रही हैं और अब उन्हें बदलना चाहिए। एक पेरेंट होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लेकिन इंडियन पेरेंट इसे एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, जहां वो बच्चों के छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। मेरा बेटा क्या बनेगा, किससे शादी करेगा, कहाँ रहेगा, किससे मिले जुलेगा, कौन सा काम कब करेगा, ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम कभी उसका बुरा थोड़ी सोच सकते हैं। हम जो कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं। इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, लेकिन ये इमोशनल मैनिपुलेशन में कब बदल जाता है उन्हें भी नहीं पता चलता। उधर देखिए, एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। कार नहीं खरीदी मैंने, आज तक स्कूटर चलाता हूं। सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। आपने बचपन में अपने पेरेंट्स से जरूर सुना होगा, मेरा बेटा या बेटी हमारा सपना पूरा करेंगे, बेटा बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेगा। इंडिया में एक बच्चे पर अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने का कितना प्रेशर डाल दिया जाता है, और उनके लिए प्राउड फील करने की डेफिनेशन क्या है? क्लास में टॉप कर जाओ, आईआईटी या एम्स में एडमिशन ले लो। और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, शादी भी आपको उनकी पसंद से ही करनी पड़ेगी, वरना 4 आदमियों में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी शादी का सपना तो उन्होंने देख रखा है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, फिर उन्हें खिलाने के लिए एक पोता भी चाहिए होता है, यानी आपकी फैमिली प्लानिंग भी वही करेंगे। बेसिकली आपकी लाइफ के सारे डिसीजन आपके पेरेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, और उनका बच्चा होना आपके लिए एक जॉब है जिसमें परफॉर्मेंस, अप्रेजल, 5 स्टार की रेटिंग, इन सब के लिए आप काम कर रहे हो। तो अब आप अपने सपने पूरे कैसे करोगे? यही जनरेशनल ट्रॉमा अपने बच्चे को देकर उनके थ्रू आप भी यही सब करवाने लगोगे। इंडिया में कई जनरेशन से यही साइकिल रिपीट होती जा रही है, और ऐसा ही सेम हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी हो रहा है। बल्कि अब तो अमेरिकन शोज तक में एशियन पेरेंट्स को कंट्रोलिंग और टॉक्सिक दिखाने लगे हैं। देखो, मैं ये वीडियो इंडियन पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, और हमारे लिए वो जो भी सोचते हैं उसके पीछे उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। लेकिन सबको इतनी ऑटोनॉमी तो मिलनी चाहिए कि वो अपने लाइफ के कुछ बड़े फैसले खुद ले सके, जैसे कि कौन सा करियर चूज करना है, किससे शादी करनी है। मेरे हिसाब से लाइफ के ये 2 बड़े डिसीजन अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को खुद लेने दे तो हमारी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, और इससे खुद पेरेंट्स की लाइफ में भी ज्यादा शांति आएगी। कैसे? आइए देखिए। भारत में पेरेंट्स हमेशा बच्चों को फोर्स करते हैं कि सरकारी जॉब्स की प्रिपरेशन करो, बिना ये समझे कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। ऊपर से सरकारी जॉब की प्रिपरेशन में पासिंग परसेंटेज इतना लो है कि ज्यादातर स्टूडेंट बस अपने साल खराब करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपनीज के सामने टैलेंट की भारी कमी है, क्योंकि वो हायर करना चाह रहे हैं लेकिन एआई स्किल्ड लोग ही नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए ओडिन स्कूल और ENICT एकेडमी IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेट करके जनरेटिव एआई का ये वाला कोर्स निकाला है, जो आपको जेन एआई मॉडल्स को बिल्ड और डिप्लॉय करना सिखाता है। इसमें ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके पास इस फील्ड की डीप नॉलेज है। आपको 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट करने को मिलेंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। लाइव क्लासेस में आप अपने इंस्ट्रक्टर से रियल टाइम में फीडबैक ले सकते हो। एक कोर्स का क्या ही फायदा अगर उसके बाद जॉब लेने में आपकी हेल्प ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कोर्स में आपको ENICT एकेडमी IIT गुवाहाटी का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें आपका CV और स्ट्रांग हो जाएगा। 2 दिन के लिए IIT गुवाहाटी की कैंपस विजिट होगी। इसके अलावा कोर्स के दौरान ओडिन स्कूल की तरफ से आपको डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस मिलती है, जिसमें रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब रेफरल और एक डेडिकेटेड जॉब एप्लीकेशन पोर्टल शामिल है। इनके पास 500 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है, जिससे आपका एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतने अच्छे कोर्स में एनरोल करने के लिए अभी एक लिमिटेड टाइम 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिल रहा है। इनका अगला बैच 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इनका लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक जरूर करना। एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तभी से ही इंडियन पेरेंट्स उसके लिए एक सपना देखना शुरू करते हैं। मेजॉरिटी केसेस में सपना होता है IIT या एम्स का। अगले 12 साल माँ बाप वो सारे सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो आपको उस कॉलेज तक पहुंचा सके। पापा कार ले सकते थे, लेकिन फिर भी पुरानी बाइक पर ही घूमते हैं ताकि आपको कोटा की ट्रेन पकड़वा सके। मम्मी अपनी रसोई का खर्चा कम कर देती हैं ताकि जब आपकी जेब का खर्चा भेजना हो तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेजे जा सके। ये सब हो रहा होता है उस एक सपने के लिए
जो आपने कभी देखा ही नहीं था, उन्होंने आपके लिए देख रखा था। इसीलिए आप भी ये सब सोचकर अपने सपनों को मार देते हो और उनका सपना पूरा करने में जुट जाते हो। कुछ लोग लकी होते हैं जिनका एग्जाम निकल जाता है, और कुछ अनलकी लोग जिनका नहीं निकल पाता, वो अपने आप से इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मेरे पेरेंट के इतने सैक्रिफाइसेस के बाद मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए वो अपने आप को खत्म तक कर लेते हैं। सोच के कितना डिप्रेसिंग सिनेरियो लग रहा है, लेकिन ये आज भारत के हजारों घरों की रियलिटी बन चुकी है। पिछले साल हमारे देश के 2000 स्टूडेंट्स ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वो किसी ना किसी एग्जाम में पास नहीं कर पाए। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो एक कदम उठाते हैं उसके रियल रीजन एग्जाम में फेल होना नहीं होता। वो ऐसा कदम इसलिए उठाते हैं क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स की नजरों में एक फेलियर बन चुके हैं। उन्हें इतना गिल्ट ट्रिप में डाल दिया जाता है कि उनके अंदर एक फियर ऑफ फेलियर भर जाता है। वो खुद में बिलीव करना कम कर देते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो लाइफ में अब एक फेलियर बन के रह जाएंगे और वो अब जीना डिजर्व नहीं करते। मैं रोज करूं इससे अच्छा आप एक बार कर लो। मैं 15 साल से कर रहा हूं, एक बार आप भी कर ही लो पापा। अगर इतना इंपोज करके आपने सफल बना भी दिया तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है ऑटोनॉमी, उसकी इच्छा का सम्मान। हाँ, जहां वो गलत है समझाइए, परसुएट कीजिए, कन्विंस कीजिए, दबाव नहीं। ये मैसेज एक फादर ने अपने बेटे को भेजा था जब उन्हें पता चला कि वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया। इसमें दो मैसेजेस देखो। एक में लिखा है कि हमें तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं है, तुम हमें कुछ नहीं दे पाओगे। जो खुद से डिसअपॉइंट होने वाली बात मैं बता रहा हूँ वो इसी का एग्जाम्पल है। इमेजिन करो कि आपके पेरेंट्स आपको ये बात बोल दें तो आपको कितना ज्यादा वर्थलेस फील होगा। अगले मैसेज में लिखा है कि तुम्हारी औकात सब रिश्तेदारों को पता चल गई है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे की वर्थ इस बात से डिसाइड होगी कि रिलेटिव या समाज उनके बच्चों के बारे में क्या सोचता है। ऐसी बातें ही बच्चों को एक गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं, और जो बच्चे गलत कदम नहीं उठाते उनके मन में अपने पेरेंट्स के खिलाफ हमेशा के लिए एक नफरत भर जाती है। इनफैक्ट इसीलिए भारत में बहुत सारे बच्चों का रिलेशन अपने फादर्स के साथ कभी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि फादर्स ने कभी ना उनके साथ एम्पैथी शो करी और ना ही उन्हें समझने की कोशिश करी। यूजुअली इंडिया में एक फादर की क्या इमेज है? हार्ड वर्किंग है, लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं, इमोशन शो नहीं करते, उनके सामने ज्यादा मजाक मस्ती नहीं करनी है, किसी भी चीज के बारे में फाइनल डिसीजन वही लेंगे। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे ही हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? पूछा कोई? बोल क्या रहे हो? ऐसा लग रहा है ना कि कोई अथॉरिटेटिव सा फिगर है। अगर आपके फादर ऐसे नहीं है तो समझ लो कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि मोस्टली इंडियन फादर्स के लिए फादर होने का मतलब है प्रोवाइडर होना। खाने पीने के लिए दे दिया, रहने के लिए छत दे दी, पढ़ा लिखा दिया। ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी की अपने फादर के साथ खुल के बातचीत होती हो, जहां वो बिना डरे किसी भी चीज को शेयर कर सकते हैं या एटलीस्ट खुल के बोल सकते हैं कि ये मेरे डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूं। और इसीलिए हमारे देश में खासकर लड़कों की अपने फादर्स के साथ बड़ी मिनिमल सी रिलेशन है। दोनों खाली हैं, लेकिन बेटा एक कमरे में बैठा है, बाप दूसरे कमरे में बैठा रहेगा, और साथ में भी होंगे तो मोस्टली ऑकवर्ड साइलेंस में भी बैठे रहेंगे, या पढ़ाई या करियर जैसी किसी चीज पे बड़ी सीरियस बात होगी। आपने खुद नोटिस किया होगा कि कभी घर पे कॉल करनी होती है तो यूजुअली आप मम्मी या भाई बहन को डायल करते हो। पापा को कॉल करना एक लास्ट ऑप्शन होता है। सब छोड़ो, ये बताओ लास्ट टाइम आपने अपने पापा को हक कब किया था? मोस्टली लड़कों ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना किया हो, क्योंकि कोई इमोशनल इंटीमेसी कभी डेवलप ही नहीं हो पाती है। भारत में मोस्टली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसी गिव एंड टेक पे चलती है कि हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे तो बुढ़ापे में ये हमारा ध्यान रखेगा, जो कि गलत नहीं है, लेकिन ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी आ जाती है। जैसे हम तुम्हें बेस्ट एजुकेशन देंगे, लेकिन तुम्हें क्लास में टॉप करना पड़ेगा। अगर हमारी पसंद से शादी करोगे तभी इस घर में रह पाओगे, और एक आइडियल सन बन के रहना पड़ेगा, जैसे शर्मा जी का बेटा रहता है। आपकी लाइफ में भी कोई पड़ोसी या कजिन जरूर होगा जिससे लगातार आपका कंपैरिजन चलता रहता होगा, लेकिन शर्मा जी के बेटे की रियलिटी भी आपसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। उसके ऊपर भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का, उनका नाम रोशन करने का उतना ही प्रेशर है। बस डिफरेंस ये है कि उसका लक उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो आपके पेरेंट्स की नजरों में एक आइडियल चाइल्ड बना हुआ है। आई एम श्योर अगर आप उसके पेरेंट्स से पूछो तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल देंगे। एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि भारतीय पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा करियर में सक्सेसफुल हो ये ज्यादा मैटर करता है इस बात से कि वो लाइफ में कितना खुश है। ये ग्राफ देखो, पेरेंट्स से जब पूछा गया कि बच्चों के लिए वो सबसे ज्यादा क्या वैल्यू करते हैं तो 51 पेरेंट्स ने करियर सक्सेस कहा
और 49% ने कहा कि बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है और सिर्फ 33 पेरेंट्स के हिसाब से उनकी हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो दो ऑप्शन है, फुलफिल देयर पोटेंशियल और लाइफ में बस इतना कमा लें कि वो कंफर्टेबल लाइफ जी सके, ये ऑप्शन काफी कम पेरेंट्स ने चूज करे, जो शो करता है कि इंडियन पेरेंट्स के लिए पोटेंशियल मैटर नहीं करता। तुम्हारे अंदर टैलेंट हो या नहीं, तुम्हें टॉप ही करना पड़ेगा। एक कंफर्टेबल और हैप्पी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक्सीलेंस की। उसने बहुत मेहनत, इंजीनियरिंग, नौकरी, ऑफिस, हाँ बोलो, नीचे देखो, हंसो, रोने लगो। इसी ग्राफ में आप बाकी कंट्रीज को देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखेगा। चाइना को देखो, 72% पेरेंट्स की टॉप प्रायोरिटी है कि उनका बच्चा एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करे और 63% चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। यूएस के पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बच्चों की हैप्पीनेस मैटर करती है, जबकि करियर में सक्सेस सिर्फ 21% पेरेंट्स के लिए मैटर करता है। सिमिलरली फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी हैप्पीनेस सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जो ये पैटर्न शो करता है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में हैप्पीनेस, हेल्थ और पोटेंशियल फुलफिल करने पर ज्यादा फोकस है, जबकि इंडिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में करियर सक्सेस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है। बहुत से इंडियंस अपने बच्चों के थ्रू अपने ड्रीम पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो बच्चों को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। अभी योगराज सिंह जी का जो इंटरव्यू युवराज सिंह के बारे में आया है, उसमें भी उन्होंने बार बार इसी बात को दोहराया है। मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वाज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि that I would finish your dream? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, पर एक चीज खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता है, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह मैंने खुदा की फजल से वो एक पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती रहेगी। शायद जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए उन्हें शायद ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, लेकिन वो अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज देना चाहते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने तक लिमिटेड नहीं होती, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वो पावर अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ में इन्वेस्टेड इतना ज्यादा होते हैं कि वो अपने बच्चों के फेलियर को पर्सनली लेने लगते हैं। यानी बच्चा अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो वो उसे खुद का एक पेरेंटिंग फेलियर मानने लगते हैं। हमारी परवरिश में ही शायद कोई कमी रह गई होगी। ऐसी बातें आपने बहुत बार सुनी होगी। ये वीडियो शायद आपने देखी होगी। इसमें एक लड़की एग्जाम सेंटर पर टाइम पे नहीं पहुंच पाई, इसलिए उसकी माँ बेहोश हो गई। अब बच्ची को पेरेंट संभाले, इसकी जगह बच्ची माँ बाप को संभाल रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों से ज्यादा इन्वेस्टेड उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स हैं। इंडियन पेरेंट्स की समाज में इज्जत बनी रहे, इसका बर्डन भी बच्चों पर ही होता है। यानी किससे शादी करनी है, कब करनी है, ये सब भी पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज की वजह से तो कितनी फैमिलीज अपने बच्चों से हमेशा के लिए रिश्ते खत्म कर देती हैं। ये चीज क्या शो करती है कि इंडियन पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा वैल्यू सोसाइटी के वैलिडेशन की है। अगर आपने अरेंज मैरिज की है तब भी आपको उनके ही बताए तौर तरीकों से चलना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली हाउस होल्ड्स में आज भी बेटा बहू पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, जो कि सबसे बड़ा कलेश का कारण बनता है। पहले साथ में रह लेते थे क्योंकि टाइम अलग था, गांव में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, विमेन काम करने बाहर नहीं जाती थी और मेन की लाइफ में भी इतना स्ट्रेस नहीं होता था। आपने सुना होगा कि पहले लोग सरकारी नौकरी छोड़कर आ जाते थे, जबकि आजकल लोग प्राइवेट नौकरी के लिए भी इतनी मारामारी कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, एवरीडे स्ट्रेस हमारी लाइफ में इतना ज्यादा है। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तब जाके घर चल पाता है। ऐसे में उन्हें अपना स्पेस भी चाहिए होता है और प्राइवेसी भी, स्पेशली ऐसे कपल जो न्यूली मैरिड है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूर चले जाओ, आसपास भी रह सकते हो, ऊपर नीचे रह सकते हो, लेकिन कुछ स्पेस तो दो उन्हें।
लेकिन इसकी जगह मिलता क्या है? मोरल पॉलिसिंग और चिकचिकबाजी। क्योंकि बच्चों की जब तक शादी होती है तब तक पेरेंट्स रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके होते हैं। उनकी एक फिक्स लाइफस्टाइल बन चुकी होती है, खाना पीना अलग होता है, सोने जल्दी चले जाते हैं। जबकि एक यंग कपल की लाइफस्टाइल इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जो सबसे ज्यादा कलेश का कारण बनती है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक ऐसा कल्चर नहीं है कि पेरेंट्स अपनी हॉबी को फॉलो करें, घूमने फिरने जाएं, लाइफ एंजॉय करें। बच्चों की शादी के बाद भी पेरेंट्स का इंटरेस्ट उनकी ही लाइफ में बना रहता है, फिर उनके बाद उनके बच्चों की लाइफ में। एक सर्वे के हिसाब से 82% पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चों की सक्सेस के लिए पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हैं। 31% पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपनी हॉबीज तक छोड़ देते हैं और 25% पेरेंट हॉलीडे पर जाना ही बंद कर देते हैं। ये ग्लोबल एवरेज है। आई एम श्योर अगर आप भारत में देखोगे तो उसका परसेंटेज काफी हाई मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों पे ही लगा दी है, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, अपनी हॉबीज पर, अपने लेजर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब कल्चर ही ऐसा बन गया है कि जिनके पास पैसा है, टाइम है, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है? रिटायरमेंट तक की लाइफ अलग होती है और रिटायरमेंट के बाद कुछ और ही लाइफ प्लान होती है। वहां लोग रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। भारत में भी आपने देखा होगा कितने ओल्ड एज के फॉरेनर्स आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। बीच हाउसेज लेकर रहने लगेंगे या फिर अपनी हॉबीज पर और इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जबकि भारत में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद होगा सिर्फ मौत का इंतजार। नहीं, सीरियसली आप खुद अपने घर में देख लो, कौन ओल्ड एज के कपल हैं जो घूमने जा रहे हैं या कोई हॉबी सीख रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर तीर्थ पे जाने का ट्रेडिशन है, लेकिन वो भी कितने ही लोग जाते हैं। हमारे यहाँ पर मेंटालिटी है कि अब 60 के हो गए, अब किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। जबकि पुरानी जनरेशन के लोग 60 की एज में भी बहुत फिट रहते हैं। उनकी 60 to 80 की लाइफ में वो काफी मजे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चों का मोह थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, उनकी लाइफ में अपनी ओवर इंटेलिजेंस को कम करना पड़ेगा, जो ये नहीं कर पाते। अपने एंटरटेनमेंट को, अपनी फुलफिलमेंट को अपने बच्चों की लाइफ में ढूंढना बंद करना पड़ेगा। वो भी नहीं चाहते कि आप मरते टाइम तक उनकी हैंड होल्डिंग करते रहो। अपने डिसीजन उन्हें खुद लेने दो। इससे वो अपनी गलतियां ओन करना सीखेंगे और आपकी लाइफ में भी शांति बनी रहेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 चीजों पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। एक तो अपने बच्चों को खुद का करियर डिसाइड करने दो। कम कमाएंगे लेकिन खुश रहेंगे, कम से कम कोई गलत डिसीजन तो नहीं लेंगे। और ना ही उसके फेलियर का ब्लेम आपके ऊपर आएगा कि आपने जबरदस्ती करके करवाया था। दूसरा शादी का डिसीजन है, वो भी उन्हें खुद लेने दो। जबरदस्ती शादी करवाओगे तो उसे चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के लड़की की नहीं होगी, आप पेरेंट्स की हो जाएगी, क्योंकि आपने ही करवाई थी। और आजकल शादियां वैसे भी नहीं चल रही हैं, डिवोर्स रेट ऑल टाइम हाई पर है। अभी कमेंट्स में देख लेना, कितने सारे लोग लिखेंगे शादी करनी ही क्यों है, क्योंकि उन्हें पता है कि पेरेंट्स लव मैरिज के लिए मानेंगे नहीं और अरेंज मैरिज ही करवाएंगे। और उसमें भी पता है कि पता नहीं कौन सा पार्टनर मिले, कंपैटिबल हो या ना हो, इसीलिए शादी मत करो। तो अगर ये 2 डिसीजन पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने दें और अपने खुद की लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना सीख लें, तो शायद हमारी लाइफ की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।